दोस्तों शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज चल रही है और पॉलिटी की सीरीज में हम लगातार 7वीं वीडियो पे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकारों पर बहुत ही डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल देखिएगा। चलिए भाग नंबर 3। यहाँ पर जब भी आप कोई नया भाग शुरू करते हैं तो हमेशा हमको भाग का नाम याद होना चाहिए, तो भाग नंबर 3 हो जाएगा। नाम हो जाएगा भाग का मौलिक अधिकार और आर्टिकल 12 से लगाकर कहां तक चर्चा की गई है, 35 तक यहाँ पर चर्चा की गई है। याद कीजिए, जब हमने भाग नंबर 1 पढ़ना शुरू किया था तो भाग नंबर 1 का हमने नाम दिया था संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। जब हमने आर्टिकल 1 से लगाकर 4 तक चर्चा करी थी। वहीं जब हमने आर्टिकल भाग नंबर 2 पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था नागरिकता, जिसके आर्टिकल 5 से लगाकर 11 तक चर्चा है। वहीं भाग नंबर 3 जो आर्टिकल 12 से लगाकर कहां तक होते हैं आपका 35, जिसमें मौलिक अधिकारों की यहाँ पर चर्चा की गई है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है वो यूएसए के संविधान से यहाँ पर लिया गया है। याद कीजिए, जो संघीय व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली थी। नागरिकता को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया था। याद कीजिए, एकल नागरिकता का प्रावधान, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। वहीं जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है वो हमने अमेरिका के संविधान से यहाँ पर लिया है, लेकिन उनको हमने अपने देश के अनुसार यहाँ पर ढाला है। ऐसा नहीं है कि एज इट इज टॉपिक हमने जो अमेरिका के मौलिक अधिकार थे वही हमने भारत के मौलिक अधिकार रख दिए, ऐसा नहीं होता है। हमने हमारी भारतीय परिस्थिति के अनुसार ढालकर उन टॉपिकों को यहाँ पर लिखा है। तो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया। अब एक बात ध्यान से सुनिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा यहाँ पर कहा गया। अब ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है वो एक्चुअल में फ्रेंच भाषा का शब्द है। मैग्ना कार्टा जो आपको शब्द देखने को मिलेगा ये फ्रेंच भाषा का शब्द होता है, जिसका हिंदी मतलब होता है अधिकार पत्र। मतलब मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय लोगों को क्या प्रदान करते हैं? कुछ अधिकार यहाँ पर प्रदान करते हैं, इसीलिए इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा यहाँ पर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। भारतीय संविधान में कई सारे ऐसे शब्द हैं जो फ्रेंच भाषा से यहाँ पर लिए गए, उसी में से एक शब्द आपको मैग्ना कार्टा भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम आगे बात करें अगर, तो मूल अधिकारों की जो टोटल संख्या हुआ करती थी, मूल अधिकार, मैं मूल शब्द आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। मूल अधिकारों जो संख्या हुआ करती थी वो 7 हुआ करती थी। इसका मतलब संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया था तो उस समय कुल मिला के 7 मौलिक अधिकार यहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन अगर मैं आपसे अभी की बात करता हूं वर्तमान में, तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब संविधान में कोई भी बात अगर जोड़ी जाती है या संविधान में कोई भी बात हटाई जाती है तो हम भली भांति जानते हैं कि उसके लिए हमको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके लिए हमने एक संशोधन यहाँ पर किया था। संशोधन का नाम हुआ करता था 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। और इस संशोधन के तहत हमने संपत्ति का जो अधिकार हुआ करता था, जो मूल संविधान में मौलिक अधिकार हुआ करता था, इस संपत्ति के अधिकार को हमने मूल अधिकार से हटा दिया गया। इसलिए वर्तमान मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है? 6 रह गई है। अब सबसे पहली बात आती है कि साहब संपत्ति का अधिकार को हटाकर कौन से अधिकार में शामिल कर लिया गया? तो इसे हमने आर्टिकल 300 के क में शामिल करके कानूनी अधिकार यहाँ पर बना दिया गया। जी हाँ, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 क के तहत अब कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब अब वो मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन वो कानूनी अधिकार है। अब ये संपत्ति का अधिकार था क्या? तो लोगों को अपनी संपत्ति रखने का यहाँ पर अधिकार हुआ करता था। अगर कोई भी आपसे आपकी संपत्ति नहीं छीन सकता था, वरना आप उस व्यक्ति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तक हमको न्यायालय जाने का यहाँ पर अधिकार था। लेकिन हमको ये नींद खुली 1978 में और हमने संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार से हटा दिया। इसलिए जो वर्तमान अधिकार आपको देखने को मिलेंगे तो कितने अधिकार देखने को मिलेंगे? 6 अधिकार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आपको ये 6 मौलिक अधिकार इसी क्रम से, इसी सीक्वेंस से यहाँ पर याद होने चाहिए। चलिए, सबसे पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा अधिकार मिलेगा आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगला अधिकार मिलेगा संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, और छठा सबसे अंतिम मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुल मिलाकर वर्तमान भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, और अगला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम इन 6 टॉपिक पर 6 वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए मौलिक अधिकार आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आना कि बहुत सारा चांसेस होते हैं, इसलिए बिल्कुल भी मौलिक अधिकार की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए, अब इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। एक गिनती याद कीजिएगा, 5 4 2 4 2 4। जी हाँ, एक संख्या जो मैं आपको याद करने के लिए बोलता हूं, 5 4 2 4 2 4। अब सब ये संख्या किस चीज की है ध्यान दीजिए। आर्टिकल 12 और 13 जो है वो मौलिक अधिकार एक्चुअल में नहीं है। आर्टिकल 12 13 मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाले यहाँ पर कानून है, इसलिए 12 13 मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किए जाएंगे। ये जो गिनती है हम शुरू करेंगे 14 से। तो मैंने जो आपको कहा था समानता के अधिकार में 5 याद कर दें, उसमें आर्टिकल 14 से लगाकर 18 ये जो 5 आर्टिकल है वो कौन से अधिकार में आएंगे? समानता के अधिकार में आएंगे।
5 के बाद कितना बोला मैंने आपको 4। अब आर्टिकल खत्म कहां पे हुआ 18 पे, तो ऑब्वियस सी बात है गिनती शुरू कहां पे होगी 19, तो 19 से लगाकर ये कहां तक जाएगा आपका 22 तक। सब ये हमको याद क्यों करना है, कभी कभी एग्जाम में रैंडमली क्वेश्चन उड़ता उड़ता आ जाएगा कि बताइए आर्टिकल 25 कौन सा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 16 कौन सा अधिकार है, आर्टिकल 26 कौन सा अधिकार है, आर्टिकल 29 कौन सा अधिकार है, तो इनमें से एक ना कोई अधिकार रहेगा, तो वो इस चीज हमको पता होनी चाहिए। इसलिए जैसे आप जब इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजें आपको बहुत ही इजीली से याद हो जाएगी, लेकिन हम स्टार्टिंग जब इनिशियल स्टेज बात कर रहे हैं तो ये चीजें हमको याद होनी चाहिए। 5 4 में 19 से लगाकर कहां तक आ जाएगा आपका 22 तक। उसके बाद शोषण के विरोध अधिकार में 2 आर्टिकल है, तो 2 में कौन आ जाएगा आपका, एक तो 23 आ जाएगा और कौन आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। अगला अब 5 के बाद कितना आएगा 4, 5 4 2 4, तो 24 पे खत्म हुआ, मतलब गिनती शुरू कहां पे होगी आपका 25 से लगाकर 28। इसका मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वहां पर 25 से लगाकर कितने आर्टिकल 28, कुल 4 आर्टिकल मिलेंगे आपको। संस्कृति तथा शिक्षा के अधिकार में 2 आर्टिकल मिलेंगे 29 और कौन सा मिल जाएगा आपको 30। अब ध्यान दीजिएगा जो आर्टिकल 31 है वो भारतीय संविधान में शामिल नहीं है, क्योंकि इसी में लिखा था संपत्ति का अधिकार, जिसे हमने क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसलिए आर्टिकल 31 वर्तमान में खाली पड़ा है, वहां पर किसी भी बात की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। और वहीं आर्टिकल 32 से लगाकर 35 तक की जो चर्चा है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में यहाँ पर की गई है। आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ पर समझ में आई होगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकारों की, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 12 को। जी हाँ, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आर्टिकल 12 में हमें राज्य शब्द का मतलब क्या होता है, राज्य के अधीन कौन कौन संस्था आएगी, कौन है जो राज्य बनाता है, राज्य के अंतर्गत शामिल होगा, यही बात की चर्चा आर्टिकल कहां की गई है 12 में यहाँ पर की गई। अब देखते हैं कि आर्टिकल 12 में राज्य कौन कौन कहलाता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, केंद्र सरकार जो है वो किसके अधीन आएगी आपका, राज्य के तहत आएगी। राज्य सरकार जो है वो भी किसमें आएगी आपका, राज्यों में शामिल होगी। देखो राज्य की परिभाषा, तो आखिर राज्य में कौन कौन शामिल है, जैसे आगे बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे ना, हम राज्यों का राज्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, इसलिए यहाँ पर पहले ही बता दिया कि आखिर राज्य होता क्या है। तो आर्टिकल 12 में हमको केंद्र सरकार को बताया गया, वहीं राज्य सरकार को बताया गया, वहीं संसद और विधानमंडल को भी किसके अंतर्गत रखा जाएगा, राज्यों के अंतर्गत रखा जाएगा। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन मतलब होता है जैसे कि नगरीय निकाय, जैसे कि पंचायत, जैसे कि नगर पालिका, तो उसको भी हम काय के तहत मानेंगे, राज्य के तहत मानेंगे। और सरकार के नियंत्रण में आने वाली जितनी भी क्या होती है संस्था होती है, जैसे कि नीति आयोग, ये भी किसकी कैटेगरी में आएगी आपका, राज्य की कैटेगरी में ही यहाँ पर शामिल की जाएगी। तो आर्टिकल 12 में हमें यह बताया गया है कि आखिर राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है। तो राज्य के अंतर्गत केंद्र, राज्य, संसद, स्थानीय स्वशासन, सरकार के नियंत्रण में आने वाली सारी की सारी संस्था जो है वो राज्य शब्द के अंतर्गत यहाँ पर शामिल की जाती है। आई होप आपको आर्टिकल 12 यहाँ पर समझ में आया होगा। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट होगा, साहब आपने पहले से लिख दिया और पहले से लिख कर चीजों को पढ़ रहे हो। मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से, ये पहले से इसलिए लिखा गया है ताकि मेरा समय लिखने में बर्बाद ना हो, इसलिए मैं सारे वीडियो से नहीं बनूंगा। लेकिन आर्टिकल जो मौलिक अधिकार है उनको समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं लेकिन उनको समझना, डीप समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखा है ताकि अब मेरा ध्यान चीजें लिखने में ना रहकर चीजों को आपको समझाने में ज्यादा रहेगा, इसलिए चीजों को मैंने पहले से लिख दिया। अब मेरा ध्यान केवल समझाने रहेगा ताकि आप चीजों को बहुत कंसंट्रेट कर पाओगे। चलिए अब आर्टिकल 12 के बाद आता है आर्टिकल 13। सबसे पहले आर्टिकल 13 को एक नाम से जाना जाता है, मौलिक अधिकारों का प्रहरी कहते हैं इसको। जी हाँ, ये पहरा देने वाला होता है, मौलिक अधिकारों का प्रहरी। प्रहरी का मतलब होता है ये रक्षा करता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। आपने देखा होगा किसी भी महल के बाहर में पहरेदार खड़ा होता है जो महल की रक्षा करता है। वैसे ही आर्टिकल 14 से मौलिक अधिकार शुरू होने वाले, तो ये मौलिक अधिकारों की क्या करने वाला है, रक्षा करने वाला है। अब इसमें क्या क्या बातें बोली गई है ध्यान सुनिएगा। ये देखिए, इसे मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं, प्रहरी। इसी रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछते रहेंगे मौलिक अधिकारों की रीढ़ किसे कहा जाता है, आर्टिकल 19 को। संविधान की आत्मा किसे कहा गया, किसने कहा है, तो ये सारी बातें हम आगे संविधान में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको चीज समझ में आती जाएगी। अब आर्टिकल 13 को मौलिक अधिकारों को प्रहरी कहा गया। अब इसी में कौन कौन सी बातें कही गई, चले चर्चा करते हैं। सबसे पहले संविधान लागू होने के पहले से, संविधान लागू होने के पहले से अगर कोई ऐसा नियम कानून बना है जो मौलिक अधिकारों को काटता है या मौलिक अधिकारों को छीनता है, तो उस कानून को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। जी हाँ, मेरी बात फिर सुनिए, जैसे ही संविधान लागू किया गया और मौलिक अधिकार लागू हुए, अब मौलिक अधिकार लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने से पहले कोई अगर ऐसा अधिकार था जिससे मौलिक अधिकारों की काट होती है, मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, तो उन मौलिक अधिकारों या उन नियमों को पूरे तरीके से क्या कर दिया जाएगा, समाप्त यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये बात कहाँ कही गई है, आर्टिकल 13 के सबसेक्शन 1 में यहाँ पर बात कही गई है। वहीं आर्टिकल 13 के 2 में ये बात कही गई है कि संविधान लागू होने के पहले के तो नियम ठीक है, संविधान लागू होने के बाद भी अगर कोई ऐसा नियम है, मतलब सरकार ऐसा कोई भी नियम नहीं बना सकती जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों को क्या होता हो, हनन। सरकार को कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन सरकार को ऐसे नियम कायदे बनाने हैं जिससे लोगों का मौलिक अधिकार का संरक्षण रहे, ना कि लोगों के मौलिक अधिकार छीने।
अगर ऐसा कोई भी नियम कानून बनता है तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर कहा जाता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट उस कानून की चर्चा करेगी, डिस्कशन करेगी, और अगर कोई कानून में कोई ऐसा हिस्सा होता है जिससे लोगों के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून के हिस्से को पूरे तरीके से कानून से हटाकर क्या कर देगी, भाग, पूरा कानून कैंसिल नहीं करेगी, केवल उस हिस्से को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसे ही क्या कहा जाएगा, मौलिक अधिकारों को प्रहरी इसीलिए कहा गया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला अधिकारी। इसलिए हमने दो बातें पढ़ी। पहला, एक तो संविधान लागू होने के पहले से कोई ऐसा नियम कानून अगर है तो मौलिक अधिकारों की काट करता है तो उसे हटा दिया जाएगा। दूसरा, संविधान लागू होने के बाद भी ऐसा कोई नियम कानून नहीं बन सकता जिससे मौलिक अधिकार का क्या होता हो, हनन हो। आर्टिकल 13, अब यहां बोला गया कि कानून होते क्या, अब कानून के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा, अगर कानून होता क्या एक्चुअल में, तो कानून के अंतर्गत खाली संसद कानून नहीं बनाती है, अधिनियम कानून के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, आपका कानून हो जाएगा। निगम द्वारा बनाए गए कानून होगा, और निगम द्वारा विनिमय जो बनाए जाते हैं, जैसे कि याद कीजिए हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम यहाँ पर पढ़ा था, वो भी इसके तहत आएगा, कानून के तहत ही आएगा। और ये चीजें भी जो है, अधिनियम, अध्यादेश, निगम, विनिमय, ये चीजें भी मौलिक अधिकारों की काट नहीं कर सकती। यहाँ बताया गया है कि ये भी कानून के अंतर्गत ही यहाँ पर क्या किए जाएंगे, शामिल यहाँ पर किए जाएंगे। और आर्टिकल 13 का 4 हमें ये बताता है कि संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 13 के तहत क्या नहीं माना जाएगा, कानून यहाँ पर नहीं मानेगा। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, नॉर्मल चीजें जो होती है संसद में, जब भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं कानून। सरकार जैसे 3 तलाक का कानून बने तो वो एक प्रकार का कानून है, वो आर्टिकल 13 के तहत शामिल किया जाएगा, उसे कानून की परिभाषा के तहत रखा जाएगा। लेकिन अगर आप संविधान में कोई संशोधन करना चाहते हो, कोई परिवर्तन करना चाहते हो, तो संविधान संशोधन कोई कानून नहीं है। संविधान संशोधन एक अलग चीज है, इससे संविधान में हम क्या करना चाहते हैं, बदलाव यहाँ पर करना चाहते हैं। अब आप संविधान में बदलाव कर सकते हो, लेकिन केशवानंद भारती, भारतीय इतिहास का सबसे फेमस केस 1973 में जो आया था, उसके तहत इसी बात कही गई है कि संसद को संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद कभी भी मूल ढांचा प्रभावित नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी प्रभावित नहीं किया जाएगा। मतलब संविधान जैसा दिखता है, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह हमारी मूल भावना है, और सरकार संशोधन करके इन मूल भावनाओं को समाप्त नहीं कर सकती। सरकार ऐसा नियम नहीं बना सकती कि आज से भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा, इतना कानून नहीं है सरकार के पास बनाने के लिए, इतना अधिकार नहीं है, भारत कल से लोकतांत्रिक नहीं रहेगा, इतना अधिकार नहीं होता है सरकार के पास, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो हमारा मूलभूत ढांचा है। इसका मतलब संसद को अधिकार तो है शक्ति बना कानून बनाने की, लेकिन वो इतना अधिकार नहीं कि वो उसकी मूल फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या कर सके, चेंजेस कर सके, तोड़ मरोड़ यहाँ पर कर सके। यही बात आर्टिकल कहां कही गई, आपका 13 के 4 में कही गई है कि संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन को आर्टिकल 13 के तहत क्या नहीं माना जाएगा, कानून यहाँ पर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो कानून को संविधान में बदलाव करने का नियम कहते हैं। संविधान संशोधन अलग चीज होती है, कानून एक अलग चीज होती है। यही बातों को यहाँ पर समझाया गया। और ये जो बात है ये कब शामिल की गई, 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में यहाँ पर आया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मौलिक अधिकार बहुत डीप में पढ़ने पड़ेंगे आपको, आपने खाली आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17 इस बिहाफ पर पढ़ोगे, लेकिन यहाँ वो थोड़ा डीप में घुसकर चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ताकि चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। 2-3 पॉइंट सबके अंदर है, थोड़ा थोड़ा ऐड कर लीजिए, आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएगी आपको, ठीक है। तो 24वां संविधान संशोधन के तहत हमने जोड़ा गया कि भैया संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 13 के तहत क्या नहीं माना जाएगा, कानून यहाँ पर नहीं माना जाएगा। आई होप आपको आर्टिकल 13 समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से चीजों को रिकॉल करता हूं। देखिए, आर्टिकल 13 में कहा गया है कि पहला, ऐसा कोई भी नियम जो संविधान लागू होने के पहले था, अगर वो संविधान को काटता है, मौलिक अधिकारों को काटता है, तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा, संविधान लागू होने के बाद भी सरकार को इतना अधिकार नहीं है कि वो ऐसे नियम बना सके जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का क्या होता हो, हनन होता हो। तीसरा, कानून के अंतर्गत कौन कौन शामिल किया जाएगा, तो अधिनियम कानून है, अध्यादेश कानून है, निगम कानून है, और विनिमय भी क्या है, कानून माना जाएगा। और 13 के 4 में बात कही गई है कि संविधान संशोधन को आर्टिकल 13 के तहत कानून नहीं माना जाएगा। और ये बात 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इसमें क्या की गई, हमको शामिल यहाँ पर की गई। आई होप आपको आर्टिकल 13 समझ में आएगा। और आर्टिकल 13 को ही हमने मौलिक अधिकारों का क्या कहा था, प्रहरी यहाँ पर कहा था। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की। यहाँ से शुरू होते हैं मौलिक अधिकार, और ये आपका पहला मौलिक अधिकार रहेगा जिसे नाम दिया गया है काय का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता के अधिकार के तहत पहला मौलिक अधिकार है जिसे नाम दिया गया आर्टिकल 14। इसके याद कीजिए, मैंने कितने पॉइंट बताए थे आपको, 5 पॉइंट बताए थे। इसका मतलब आर्टिकल 14 से गिनती शुरू होगी, कहां तक जाएगी, आपका 18 तक। और अब आज हम समानता के अधिकार के ऊपर ही पूरे डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 यहाँ पर कहा गया, इसमें विधि के समक्ष क्या कहा गया, समता यहाँ पर कहा गया। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है सर, विधि का मतलब होता है कानून, समक्ष मतलब होता है सामने, और समता मतलब होता है समान। इसका मतलब
बहुत आसान भाषा में अगर हम बात करें तो कानून की नजरों में भारत के सभी व्यक्ति जो हैं वो क्या होते हैं, एक समान यहाँ पर माने जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को अमीर नहीं माना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा, कोई सरकार की नजरों में ऊंचा नहीं है, सरकार की नजरों में कोई नीचा नहीं है। सरकार कोई नियम कानून अगर बनाती है तो वो नियम कानून हर व्यक्ति पर बराबर तरीके से यहाँ पर लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अमीर आदमी की वोट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, गरीब आदमी की वोट की वैल्यू क्या रहेगी, कम। अगर वोट अमीर आदमी को मिला है एक, तो गरीब आदमी को भी एक ही वोट डालने का अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं कि अमीर है तो वो 2 वोट डाल पाएगा। ऐसा देश में नियम कानून लागू, क्योंकि कानून की नजरों में सब क्या होंगे, एक समान, सभी को एक तराजू में तोला जाएगा। अगर आप कोई अपराध करते हो तो अपराध की सजा आपके ऊपर बराबर तरीके से यहाँ पर क्या की जाएगी, लागू की जाएगी। आपने सुना होगा कई ऐसे प्रतिष्ठित लोगों ने कई अपराध किए हैं, उनको भी सजा मिली है। ऐसा नहीं कि वो प्रतिष्ठित, उनको सजा नहीं मिलेगी। सलमान खान का नाम आपने सुना होगा, संजय दत्त साहब का नाम आपने सुना होगा। इन लोगों ने अपराध किए थे और अपराध किए थे तो कानून, सामान्य कानून के तहत इनको एक जैसा तोला जाएगा और इनको क्या दी गई, सजा यहाँ पर दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए। सोचिए अब कितनी बड़ी बात है हमका, लेकिन हमारा कानून कितना स्ट्रॉन्ग है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बंदा कहां चले गया था, जेल में यहाँ पर चले गया था, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। और कानून की नजरों में आप मुख्यमंत्री नहीं, एक सामान्य आदमी होंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। वही बात कहां समझेगी, आर्टिकल 14 में यहाँ बताएगी। लेकिन आर्टिकल 14 में एक बात और बोली गई, विधि के समान क्या दिया गया, आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। विधि के समक्ष समता तो है, और एक और बात ध्यान दीजिए, ये जो विधि के समक्ष समता है ये बात ली गई है कहां से, आपका ब्रिटेन के संविधान से। और विधि के समान संरक्षण जो है वो कहां से लिया गया है, यूएसए से यहाँ पर लिया गया। तब ये विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या हो गया। एक सेकंड में थोड़ा सा वीडियो चेक कर लूं। एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा सा वीडियो अपना आप चलते चलते पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। आई होप आपको ये स्टेबल दिख रहा होगा। चलिए, अब विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण में फर्क क्या होता है, ध्यान सुनिए। विधि के समक्ष समता में ये बात कही गई है कि भैया कानून की नजरों में सारे के सारे लोग क्या होते हैं, आपके एक समान होते हैं। लेकिन विधि के समान संरक्षण में कहा गया है कि आपके साथ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, और अगर परिस्थिति असामान्य हुई तो आपके साथ में असामान्य व्यवहार भी किया जा सकता है। जी हाँ, युक्तियुक्तता संबंध यहाँ पर किया गया। जैसा कि अगर भारत का राष्ट्रपति और भारत के जो राज्यपाल, हर राज्य का जो राज्यपाल होता है, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनको अपने पद पर रहते हुए कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल को आप अपने पद पर रहते हुए कभी भी क्या नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन साहब अभी तो आपने ये बात कही कि विधि के समक्ष समता, कानून की नजरों में सब व्यक्ति समान है, लेकिन हमारे ही संविधान में ये बात लिखी गई है। कहां पर लिखी गई है, विधि के समान संरक्षण में, कि आपके साथ समान स्थिति अगर होगी तो आपके साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा, लेकिन अगर स्थिति असामान्य होती है तो आपके साथ व्यवहार भी कैसा किया जाएगा, असामान्य व्यवहार यहाँ पर किया जाएगा। इसी के तहत आर्टिकल 105 के तहत सांसदों को कुछ विशेष अधिकार यहाँ पर प्रदान किए गए। आर्टिकल 105 के तहत जब संसद का सत्र चल रहा हो तो आप किसी भी सांसद को दीवानी मामलों के तहत क्या नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। अच्छा, इमेजिन कीजिए कि सामान्य आदमी ने कोई क्राइम किया है तो उसको पुलिस, भले वो दीवानी मामला क्राइम होगा, पुलिस को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन अगर संसद का सत्र चल रहा है और किसी सांसद के खिलाफ कोई दीवानी मामला है तो पुलिस संसद के सत्र के दौरान उस सांसद को क्या नहीं कर सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती। यही संसद का विशेष अधिकार है। यही अधिकार विधायक तक को मिले हुए हैं। जी हाँ, एमएलए साहब को भी, एमपी को तो मिले हैं, एमएलए साहब को भी अधिकार मिला है 194 के तहत। विधायक साहब को भी जब विधानमंडल का सत्र चल रहा होगा तो उस समय विधायक साहब को अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं कर सकते दीवानी मामलों में। लेकिन हाँ, जब सत्र खत्म हो जाएगा तो उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन यही विशेष अधिकार विधि के समान संरक्षण में प्रदान किए गए, और ये विधि के समान संरक्षण का जो मामला है वो यूएसए के संविधान से यहाँ पर लिया गया। आई होप आपको आर्टिकल 14 के दोनों पॉइंट यहाँ पर समझ में आए होंगे। आगे आर्टिकल 15 की बात करते हैं। अब आर्टिकल 15 में हमें टोटल मिलाकर 5 बातें कही गई है। वो 5 बातें ध्यान सुनिएगा। पहला धर्म, दूसरा नस्ल, तीसरा लिंग, चौथा जाति और पांचवा जन्म स्थान। जी हाँ, धर्म, नस्ल, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। विशेषकर इन 5 आधारों पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति से धर्म के आधार भेदभाव नहीं हो सकता, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी व्यक्ति से क्या नहीं कर सकते, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। आगे बढ़िए। आर्टिकल 15 के 2 में बात कही गई है कि जितनी भी दुकान होती है, जितने भी होटल होते हैं, जितने सार्वजनिक स्थल हैं, जितने सार्वजनिक कुएं हैं, जिस पर सभी का अधिकार है, सरकार सार्वजनिक जगह है, कोई गार्डन है, कोई अच्छी जगह है, कोई नल है सरकार ने लगाया है, वहां पर किसी भी व्यक्ति से इन 5 आधारों पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक ऐसा सार्वजनिक स्थान जहां हर व्यक्ति जा सकता है। आप इन 5 आधार पर किसी व्यक्ति को वहां जाने से नहीं रोक सकते कि तू तो फलाने धर्म का है या नहीं आ सकता।
सार्वजनिक मतलब होता है सभी का अधिकार यहाँ पर है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बिहेव करता है तो मौलिक अधिकारों के हनन का मामला लगेगा। और याद कीजिए, मौलिक अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर कर सकता है। इसलिए सरकार तक इन बातों पर क्या नहीं कर सकती, आपका भेदभाव नहीं कर सकती। इसलिए कोई भी दुकान है, कोई होटल है, कोई सार्वजनिक स्थान है, कुएं है, नदियां, बावड़ी है, अगर सभी लोगों को जाने का अधिकार है तो उन लोगों को भी क्या दिया जाएगा, जाने का अधिकार यहाँ पर दिया जाएगा। यही बात आर्टिकल 15 के क्या कही गई है, 2 में यहाँ पर कही गई है। लेकिन इसी में कहा गया है कि अगर राज्य चाहे तो महिला तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर कर सकता है। देखिए आर्टिकल 15 में तो कह दिया गया कि भैया धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन महिला और बच्चों की स्थिति थोड़ी सी क्या है हमारे देश में, थोड़ी सी स्थिति खराब। आपको पता होगा कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। महिलाओं पे आए दिन लगातार आप रेप के केस सुनते रहते होंगे, बच्चों की हत्या कर जाती है, बच्चों के रेप कर दिए जाते हैं। पता नहीं किस मानसिकता के लोग होते हैं जो इतना जघन्य अपराध यहाँ पर करते हैं। उसके बाद इसलिए सरकार ने कहा है कि जब तक देश में स्थिति ठीक नहीं हो जाती, राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किया सकता है, क्योंकि वो जरूरी है, वो डिस्क्रिमिनेशन करना जरूरी है। जब तक हम देश में इतना स्टेबिलिटी नहीं लाते हैं कि महिला और बच्चों पर अपराध होना बंद ना हो जाए, तब तक ये नियम कायदे बने रहेंगे। इसलिए बात आर्टिकल 15 के 3 में कहेंगे कि राज्य अगर चाहे तो महिला तथा बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर वो भेदभाव करेगा तो चलेगा, स्पेशली महिला और बच्चों के लिए राज्य चाहे तो, जरूरी नहीं है लेकिन राज्य चाहे तो वो भेदभाव कर सकता है। अगला आर्टिकल 15 का 4, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो लोग होंगे उनको क्या दिया जाएगा, उनको आरक्षण का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। जी हाँ, सामाजिक, एक तो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हो जाएंगे आपके, और एक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, सरकार चाहे तो उनके विशेष संरक्षण प्रदान कर सकती है। अब सब आपने अभी बताया कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, नस्ल के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने फिर बता दी यही बात है। आज भी देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो हमारे समाज की मुख्य धारा में नहीं है, उसको समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए हमें ऐसे नियम कायदे से प्रावधान यहाँ पर बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग एक पटरी में, एक तराजू में सभी को तोला सके। देश में फिलहाल इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए हम कुछ लोगों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं ताकि वो लोग हमारी लोगों की मुख्य धारा में यहाँ पर आ पाए। जिसमें हमने महिलाओं को संरक्षण दे रखा है, बच्चों को संरक्षण दिया, उसी तरह हम सामाजिक और शैक्षणिक जो लोग पिछड़े हैं उनको क्या दे सकते हैं, विशेष प्रावधान दे सकते हैं। स्कूलों में फीस कम कर सकते हैं, स्कूल की फीस माफ कर सकते हैं, कॉलेजों में छात्रवृत्ति प्रदान कर सकते हैं। ये सारे के सारे सरकार के द्वारा विशेष प्रावधान किए गए हैं जो लोग सामाजिक सेक्शन से पिछड़े हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में तो किए गए हैं। आर्टिकल 15 के 5 में निजी जो संस्था होती हैं वहां पर भी ST/SC को विशेष आरक्षण यहाँ पर प्रदान किया गया, विशेष प्रावधान उनके लिए यहाँ पर किए गए। यानी कि केवल सरकारी कॉलेज में बच्चे पढ़ पाएंगे। अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से पिछड़ा होगा और वो ST/SC कैटेगरी में आता है तो उसको वहां पर भी क्या दिया गया, सरकार के द्वारा आरक्षण यहाँ पर प्रदान किया गया है। ये बात आपको कहां मिलेगी, 15 के 5 में। वो जरूरी नहीं है कि गरीब केवल ST/SC OBC हो सकता है, गरीब जनरल कैटेगरी का भी हो सकता है। उसके तहत 15 के 6 के तहत केवल EWS, आपने नाम सुना होगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, सवर्णों को 10% आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आर्टिकल 15 के 6 के तहत EWS जो सवर्ण होते हैं उनको भी 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें आर्टिकल किसके तहत की, आपका 15 के तहत ही। मैं चीजों को एक बार फिर से पढ़ता हूं। धर्म, नस्ल, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के 2 में बोला गया भैया जो भी सार्वजनिक जगह होती है, दुकान है, होटल है, मंदिर है, सार्वजनिक स्थान होते हैं, कुएं होते हैं, वहां पर आप लोगों के साथ इस तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते, इन आधारों पर भेदभाव यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगला 15 के 3 में बोला गया राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, कुछ विशेष कानून बना सकता है। आपने एक बात सुनी होगी, देश में महिला थानों की स्थापना यहाँ पर की जाती है, लेकिन हमने तो अभी पढ़ा कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भेदभाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक महिला अपने ऊपर बीती को एक महिला को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी, इसीलिए महिलाओं पर अत्याचार कम करने के लिए महिला थानों की स्थापना यहाँ पर की गई है। जिस दिन देश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार खत्म हो जाएंगे उस दिन देश के सारे महिला थाने हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और देश के लिए बहुत गर्व की बात होगी। लेकिन हमारा देश का समाज फिलहाल इस लायक बना नहीं है कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों को बंद कर दिया जाए। आर्टिकल 15 का 4 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको क्या प्रदान किया गया, आरक्षण विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए। 15 के 5 में जरूरी की सरकार में निजी संस्थानों में भी इन्हें आरक्षण की व्यवस्था क्या की गई है, प्रदान यहाँ पर की गई है। अगला 15 के 6 में EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको भी क्या दिया गया है, कुछ विशेष अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। इन चीजों को एक बार ध्यान से देखिए और आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाए और चीजों को क्या कर पाए, आसानी से याद कर पाए। पता नहीं है कैमरा अपने आप यहाँ पीछे के चल जाता है, एक जगह पे स्टेबल पड़ा लेकिन अपने आप सड़क के वहां चल जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल 16 की यहाँ पर बात करते हैं। आर्टिकल 16 में बोला गया सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी में क्या दिया गया आपको, आरक्षण संरक्षण प्रदान किया गया, एक समानता यहाँ पर प्रदान की गई। सरकारी नौकरी में सभी को समान प्रकार से क्या प्रदान है, अवसर यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। अब कौन कौन से अवसर है थोड़ा ध्यान समझेगा। अगला धर्म, नस्ल, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार, यही 15 में जो 5 बातें बोलेगी, इसी के तहत आप किसी व्यक्ति पर अवसर से भेदभाव नहीं कर सकते। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई मान लीजिए कोई वैकेंसी सरकार निकाली है, सरकार कोई वैकेंसी निकालती है, एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। अब क्या किसी व्यक्ति को आप इस बिहार पे रोक सकते हो कि आप इस धर्म के व्यक्ति हो, आप एमपी पुलिस का फॉर्म नहीं भर सकते? क्या सरकार इस बिहार पे उससे डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 16 में लिखा है अगर कोई सरकारी अवसर आता है, कोई सरकारी नौकरी आती है, तो उसमें सभी को क्या मिलेंगे, एक जैसे समान अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। आर्टिकल 16 के 2 में आप इन 5 आधारों पर किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकते, भेदभाव करने का आपको अधिकार नहीं दिया गया है। आर्टिकल 16 का 3 में कहा गया है संसद कुछ नौकरियों को अपने राज्य के लिए निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है। संसद अगर चाहे तो कुछ नौकरी ऐसी होती हैं जो केवल अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई किसी राज्य की बहुत छोटी सी यहाँ पर नौकरी है, 4th ग्रेड की यहाँ पर नौकरी है, तो राज्य ये कर सकता है, संसद ये कर सकती है कि ये जो नौकरी है ये केवल हमारे राज्य के लोगों के लिए होगी। कोई भी बाहर के राज्य का बंदा यहाँ पर आकर वो नौकरी नहीं कर सकता या वो फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर सकता, नौकरी करना तो बहुत दूर की पड़ जाएगी। तो यही बात आर्टिकल कहाँ कही गई आपका, 16 के 3 में यहाँ पर कही जाती है। सब आपने तो अभी बोला कि अगर सरकार अवसर निकालती है तो राज्य भी तो एक अवसर ही निकाला है, तो हम बाकी राज्यों के लोग नहीं बन सकते, क्योंकि वो कुछ नौकरियां ऐसी विशेष होती है। अब छोटी है, एक छोटी सी नौकरी है जिसमें बहुत ही कम तनख्वाह, 4th ग्रेड की नौकरी मान लीजिए आपको, एक बहुत ही छोटा सा यहाँ पर वेतन मिलेगा, शुरुआत में वेतन मान काफी कम रहेगा। तो कोई दूसरे राज्य का बच्चा दूसरे राज्य में आकर अगर मान लो उसकी जॉब लग भी जाती है तो वो अपने राज्य से आकर यहाँ पर नौकरी करेगा, उसका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छोटी नौकरियों को अगर राज्य चाहे तो वो अपने राज्य के निवासी के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। वो कह सकता है कि भैया ये नौकरी जो है वो केवल हमारे राज्यों के लिए स्थापित रहेगी, दूसरे राज्यों के लिए ये नौकरी अवेलेबल नहीं है। अगला 15-16 के 4 में एससी तथा एसटी को काय की व्यवस्था दी गई, आपका आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था इसी 16 के 4 के तहत दी जाती है। अगला 16 का जो 5 है, आर्टिकल 16 के 5 में धार्मिक पद हेतु धार्मिक अहर्ताएं आवश्यक होना चाहिए। मान लीजिए कोई मंदिर है और मंदिर में पंडित की वैकेंसी यहाँ पर खाली पड़ी है। अब क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति, ईसाई व्यक्ति, बौद्ध धर्म का व्यक्ति उस पंडित की वैकेंसी को भर पाएगा? नहीं भर पाएगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो अपनी धार्मिक अहर्ताएं पूरी करना चाहिए, उसको सारी चीजें यहाँ पर आनी चाहिए, पूजा पद्धति आनी चाहिए, जितने मंत्र है पढ़ने आने चाहिए। कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति, कोई सिख धर्म का व्यक्ति, कोई बौद्ध धर्म का व्यक्ति वो अहर्ता को पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर धार्मिक पद है कोई तो धार्मिक पदों हेतु आवश्यक रहेगा क्या, वहां पर समानता नहीं देखी जाएगी कि भैया सभी को समान का अधिकार है, ना, यहाँ पर हमको धार्मिक अहर्ता देखनी पड़ेगी। मान लीजिए किसी मस्जिद में किसी मौलवी साहब की आवश्यकता पड़ जाएगी तो वो धार्मिक अहर्ता देखी जाएगी कि साहब उनको नियम कायदे पता है कि नहीं पता है, सारी चीजों को देखा जाएगा, तभी उनको उस चीज में अप्लाई करने के लिए नियम कायदा दिया जाएगा। इसलिए आर्टिकल 16 के 5 में धार्मिक पदों हेतु क्या दिया जाएगा, धार्मिक अहर्ता प्रदान होना आवश्यक है। आर्टिकल 16 का 6, आर्टिकल 16 के 6 में ईडब्ल्यूएस के तहत क्या दिया जाता है, आरक्षण। जैसे यही बात हमने करी थी आपका कि तो 15 के 6 में बोला गया ईडब्ल्यूएस को 103वां संविधान संशोधन आरक्षण दिया जाता है, वही बात 16 के 6 के तहत काय की व्यवस्था की गई, आपका आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो आर्टिकल 16 में हमने जो जो पॉइंट पढ़े उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला, धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति से क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 के 3 के तहत संसद कुछ नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है, छोटी नौकरी को आरक्षित कर सकता है। 16 के 4 में कहा गया कि एससी एसटी को क्या दिया गया, आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष पिछड़े लोगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 16 के 5 में बोला गया धार्मिक पदों हेतु अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो धार्मिक अहर्ता होना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, आपका आवश्यक हो जाएगी। और 16 के 6 में ईडब्ल्यूएस को क्या दिया जाएगा, आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। ये बात आर्टिकल कहाँ करेगी, आपका 16 में कहेगी। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी समझ में आई होगी। चलिए अगला चर्चा करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। अच्छी बात यह है कि 17 और 18 के कोई ज्यादा सबसेक्शन नहीं है, अगर है तो आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे। आर्टिकल 17 का तो कोई सबसेक्शन नहीं। चलिए, अस्पृश्यता तथा छुआछूत का क्या कर दिया गया, अंत यहाँ पर कर दिया गया। जी हाँ, अस्पृश्यता तथा छुआछूत का क्या कर दिया गया, अंत यहाँ पर कर दिया गया। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, आप किसी भी व्यक्ति से ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते कि आप मेरे अगर पास में खड़े होंगे या आप मेरे से टच होंगे तो मैं जो है वो अशुद्ध हो जाऊंगा। इस चीज को कहा जाता है अस्पृश्यता। ये जब देश में संविधान लागू नहीं होता था या संविधान लागू नहीं हुआ करता था, हम जब पिछले समाज में रहा करते थे उस समय देश में बहुत होता था। कई सारे लोग दूसरे व्यक्तियों के प्रति इस प्रकार की भावना रखते थे कि तू जो है वो इस जाति का है तो हमसे दूर रहेगा, वो तू हमको छुएगा तो हमारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, हम ऐसे हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे। ऐसा नियम कायदा था। एक बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे, एक समय ऐसा भी रहा है क्षेत्र में, हमारे देश में,
कि कुछ व्यक्ति जब भी सड़क पर चलते थे तो उन्हें अपने सिर पर मटका, अपनी छाती पर मटका बांधना पड़ता था और पीछे की तरफ एक झाड़ू यहाँ पर बांधनी पड़ती थी, ताकि जब वो व्यक्ति चले तो उसके पैरों के निशान तक जमीन पे नहीं छपना चाहिए, पैरों के निशान उसी की झाड़ू से मिट जाना चाहिए। और वो बोलता हुआ जाता था कि हट जाइए अछूत आ रहा है, हट जाइए अछूत आ रहा है। सोचो कितना भयानक स्थिति उसके लिए होगा। लोगों को मंदिर के बाहर तक से निकलने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। जी हाँ, मंदिर के अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है, लोगों को मंदिर के बाहर तक से निकलने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि वो किसी निम्नलिखित जाति में यहाँ पर पैदा हुआ था, कोई पर्टिकुलर सी जाति में वो बंदा पैदा हो गया जिससे उसे सारे अधिकार यहाँ पर छीन लिए गए। एक समय देश में इतना भयंकर तरीके से चीजें यहाँ पर हुई, सरकार ने जैसे ही संविधान बना, संविधान निर्माण सबसे बड़ी चीज को यहाँ पर क्या कर दिया, खत्म। क्या आप किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी और छुआछूत का व्यवहार आप किसी भी व्यक्ति से नहीं कर। अगर आप ऐसा करते हो तो ये कानूनन क्या माना जाएगा, अपराध यहाँ पर माना जाएगा। और इसके लिए सिविल संरक्षण अधिनियम 1976 का पूरा एक्ट यहाँ पर बनाया गया, जिसके लिए अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था, उसका नाम बदल दिया गया और अब नया नाम यहाँ पर शामिल कर दिया गया। तो यही बात आर्टिकल कहां कही गई, आपका 17 में यहाँ पर कही गई कि भैया आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी, कोई दुर्व्यवहार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 18 में कहा गया है कि उपाधियों का पूरे तरीके से क्या कर दिया गया, अंत, अर्थात सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की विशेष उपाधि प्रदान नहीं करेगी, क्योंकि उपाधियां समानता को यहाँ पर खत्म कर देती है। जैसे मान लीजिए एक बच्चों की क्लास है और बच्चों की क्लास में एक टीचर का एक बच्चा बहुत फेवरेट है, उसी गली में रहता है, मान लो उसी के परिवार का ये कुछ भी मान लो। अब वो टीचर उस बच्चे को मान लीजिए क्लास का लीडर घोषित कर देता है, और जैसे इस टीचर ने उस बच्चे को क्लास का लीडर घोषित किया, अब वो बच्चा पता है समानता खत्म कर देगा। अब उस पूरी क्लास में वो बच्चे की समानता सबसे ऊपर हो जाएगी, बाकी सब बच्चे नीचे रह गए और वो बच्चा क्या हो गया, ऊपर हो गया। अब बाकी सब बच्चे उस बच्चे से डरेंगे, ये सर का खास है, अगर हम बातें करेंगे कोई गड़बड़ करेंगे तो जाके सर को बता देगा। इसलिए उन सभी बच्चों में क्या खत्म होगी, समानता। तो जो उपाधि दी जाती है, वो जो लीडर की उपाधि उसको मिल गई, मॉनिटर की उपाधि उसको मिली है, वो मॉनिटर की उपाधि क्या खत्म कर दी थी, समानता खत्म कर दी थी। सरकार ने कहा कि भैया आज के बाद हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की क्या नहीं देंगे, कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षा और सेना से जुड़ी उपाधि आप प्राप्त कर सकते हो। वो सरकार बांटती नहीं है, वो आपने अपनी क्षमता से यहाँ पर प्राप्त करिए। इसलिए शिक्षा से जुड़ी उपाधि आपने सुना होगा, डॉक्टर, तो लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, इंजीनियर आप अपने नाम के आगे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा मिली गई उपाधि, पहली बार सरकार उपाधि देने से ही मना कर दिया। आपने पहले सुना जब संविधान लागू नहीं हुआ तो लोगों को बहुत उपाधियां मिलती थी, महात्मा नाम नहीं है, महात्मा उपाधि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उपाधियां मिलती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उपाधि मिली, राजा राम मोहन राय को उपाधि मिली हुई, ऐसी कई सारी उपाधियां। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो सरकार को समझ आया कि हाँ, उपाधियां समानता को क्या कर देती है, खत्म। सरकार ने आदेश दिया कि आज के बाद आर्टिकल 18 के तहत हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की क्या नहीं देंगे, उपाधि यहाँ पर प्रदान नहीं करेंगे। साथ ही आर्टिकल 18 में बात कही गई है कि अगर विदेश में रह रहे भारत में रह रहे लोगों को अगर कोई विदेशी सम्मानित करने के लिए बुलाता है तो उसे भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेकर यहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर भारत में रहने वाले कोई व्यक्ति को किसी विदेश के द्वारा सम्मानित कोई उपाधि यहाँ पर दी जाती है तो पहली बात उपाधि तो ले नहीं सकता, वो विदेश में भी उसको उपाधि देने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो सम्मान करने के लिए बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है तो सम्मान लिए जा सकता है, लेकिन उसको भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेना यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिवार्य यहाँ पर हो जाएगा। और इसी के तहत हमने 6 मौलिक अधिकार, मैं पीछे हटता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप चीजों को आसानी से पढ़ पाए, चीजों को लिख पाए। और अगर आपको इससे डाउट आता है तो मैं इसका फोटो खींच के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं इसका पूरा फोटो खींच के मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, तो आप वहां पर लिखने के लिए आपको चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। आई होप आपको सारे के सारे अधिकार समझ में आएंगे। मैंने बहुत डिटेल से बहुत डीप में चीजों को समझाया है, और अब इतना देख लेंगे तो आपके लिए वन डे एग्जाम में चीजें जो करना है वो ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और एक प्यारा सा कमेंट तो आप हमेशा की तरह छोड़ते हैं और आपके कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं टाइम टू टाइम रेगुलरली केवल आप ही के लिए समय पर वीडियो बनाने का बहुत प्रयास करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।